चलो एक एक रिप्लाई बस आप लोग दे दो कि इस चैप्टर को पूरे डिटेल में कराना है या ऊपर ऊपर कराना है, ऐसा बता दो। मैं उस हिसाब से यहाँ पे बनाते चलूंगा ना अपना ग्राउंड। ये बता दीजिए, मतलब बिना लिखवाए डिटेल में बताना है, थ्योरी डिटेल में बताना है, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ बताने हैं, ऊपर ऊपर बताना। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी जहां लगेगा कि नहीं सर इस टॉपिक पे बताओ पूरा, तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखना, प्यार से समझना। सबसे पहले मैं बता दूं, बिल्कुल बेटा पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिटेल में, उसके क्वेश्चन 100% बनेंगे, आपसे टेंशन ना लो। कल का पेपर कैसे सॉल्व करना है उसको ऐसे सॉल्व कर लो एज अ डीपीपी, फिर उसके सॉल्यूशन में आज रात में भेज दूंगा। देखिए केमिकल काइनेटिक्स में दो इंपॉर्टेंट बात है, एक तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और दूसरा बच्चों, दूसरा जो इसमें कंसेप्ट है वो ये है कि आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद भी करना पड़ेगा। याद ये करना पड़ेगा कि कुछ चीजें एक्सपेरिमेंटल है जो हम डिसाइड नहीं करते, थ्योरेटिकली डिसाइड नहीं होता, फिक्स है वो वैल्यू। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर जो है, ठीक है, वो क्या होगा ये डिपेंड करता है बच्चों कि आपने किस टाइप के रिएक्शन का यूज करा है। जिस टाइप के आप रिएक्शन का यूज करेंगे उसके हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है। ओके मेरे माय डियर स्टूडेंट, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है जो भी क्लास को ज्वाइन की हो कि तुम लोग प्यार से बस देखो, इसके क्वेश्चन बहुत एकदम सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन के टाइप का होता है। आराम से एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे नहीं ज्यादा तो टाइम कम लगेगा, लेकिन पूरी चीजें बता दूंगा। हाँ, पढ़ाने के बाद इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि अगर आप ध्यान से सिर्फ देखते हैं और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलूंगा उसको लिखते जाओगे, तो आपसे एंड में सारे के सारे क्वेश्चन कम से कम 95% बनेगा जेई मेंस का, 95% प्लस बनेगा नीट का, और बोर्ड्स का तो पूरा बन ही जाएगा, उसका टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं बच्चों व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री का जिसमें हम लोग डील करेंगे। केमिकल मतलब रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, और काइनेटिक मतलब उसकी स्पीड, उसके रेट, है ना। तो जब हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मेजर करेंगे बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। मतलब सीधा सा आप ये कह सकते हैं कि branch of physical chemistry which deals with rate of chemical reaction and various factor which affect the rate of chemical reaction is known as what, chemical kinetics. It also deals with mechanism of reaction. ये पूरा जो है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को भी डील करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, तो वहां भी हम लोग पढ़ते थे रेट, है ना। उसके बाद वहां पढ़ते थे ऑर्डर, है ना, सारी बातें। तो हर एक मैकेनिज्म जो भी आप पढ़ते हैं उन सभी में जो रेट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एक होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। जैसे मल्टी स्टेप का कोई रिएक्शन है उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहली बात यह है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन है या कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन को, उन सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। एक बात बस मैं बता दूं बच्चों कि ये रेट क्या होता है, रेट को बस आप समझ जाना, आगे बहुत हेल्प मिलेगा। रेट होता है चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या, डिवाइड बाय, ठीक है। तो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज डेल बाय डेल टी, जो भी टाइम इंटरवल का आप यूज करेंगे। अब ये डेल क्या है, तो ये कुछ भी हो सकता है। जैसे रेट इन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज व्हाट, वेलोसिटी dx by dt इज इक्वल टू क्या आपका, वेलोसिटी। समझ रहे बच्चों, ओके। तो ये क्या हो गया, रेट हो गया, किसका रेट हो गया, डिस्प्लेसमेंट के चेंज का।
ओके, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। अगर dv बाई dt आप करते तो क्या आ जाता है बच्चों, एक्सलरेशन, मतलब रेट इन चेंज इन वेलोसिटी विथ इज नोन एज व्हाट, एक्सलरेशन। और एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ मोशन में कि मान लो ये इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है, और आपने बीडी वगैरह जो भी कंसेप्ट लगाकर इस डायरेक्शन में मूवमेंट मानकर फाइंड आउट किया एक्सलरेशन किसी बॉडी का, और ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब सही में ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा और एक्सलरेशन का वैल्यू निगेटिव आ गया, इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, बॉडी किधर जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ए निगेटिव का मतलब ये नहीं हुआ कि ए का वैल्यू निगेटिव हो गया, ए निगेटिव का मतलब ये हुआ कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब यहां से क्या प्रूफ हो रहा है कि अगर हम फॉरवर्ड के तरफ जाने की कोशिश कर रहे और पॉजिटिव आया मतलब डायरेक्शन सही है, लेकिन जिधर हम अज्यूम कर ले मोशन और अपोजिट आ गया मतलब निगेटिव आ गया एक्सेलरेशन का वैल्यू, मतलब उसके अपोजिट आएगा। इसका मतलब क्या है कि भैया एक्सेलरेशन निगेटिव नहीं होता, एक्सेलरेशन में जो साइन होता है वो डायरेक्शन को बताता है। अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, निगेटिव आया तो उसके जिधर आपने मोशन अज्यूम किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ओके, समझ रहे हो। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने ये क्यों बताया। मैंने इसलिए बताया कि माय डियर स्टूडेंट, कभी भी रेट जो है वो निगेटिव नहीं होगा, रेट ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। किसी भी चीज का आप रेट निकालो वो पॉजिटिव ही होगा। जैसे अगर आप बोलेंगे कि सर के पढ़ाने का रेट हम निकालते हैं, तो किस हिसाब से आप रेट निकालते हैं, तो रेट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से निकाला जा सकता है। जैसे आप देखेंगे कि सर ने कितना पेज लिखवाया, तो जितना पेज आप लिखेंगे डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, जितने टाइम में आप लिखोगे। दूसरी बात माय डियर स्टूडेंट, आप ये सोचोगे कि सर ने कितना लाइन लिखा, तो जो भी नंबर ऑफ लाइन होगा डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो ये सब तो ऑलवेज क्या आता है बच्चों, पॉजिटिव आता है। तो हमेशा याद रखना कि जो रेट होता है ये ऑलवेज क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। रेट ऑलवेज पॉजिटिव, रेट कभी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। अब यहां पे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, होता ये है रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा। वैसे तो आप जान ले कि जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में या मोल कंसेप्ट में इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये कंडीशन है। अब एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि यहाँ पे जो चेंजिंग क्वांटिटी है वो क्या है कि इसका जो अमाउंट है, इसका जो अमाउंट है वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब कंडीशन ये है कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट पे जा रहा है तो चेंज हो रहा है इसका और इसका भी। क्या चेंज हो रहा है, तो मोल का चेंज हो रहा है। इसका मोल डिक्रीज होगा और इसका समय के साथ इंक्रीज होगा, ठीक है। क्योंकि पहले मान लो 10 मोल लिए, इसमें से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया 2 मोल, तो बचा कितना 8, और ये पहले 0 था बाद में 2 बन गया। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कितना है 2 है और ये कितना 8 है। इसमें भी चेंजेस 2 का, इसमें भी चेंजेस 2 का। बट मेरे प्यारे बच्चों ये 10 से 8 हुआ डिक्रीज हुआ है, और ये 0 से 2 हुआ इंक्रीज हुआ है। तो कंडीशन ये है कि डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, रेट कभी भी निगेटिव नहीं होता, रेट ऑलवेज होता है पॉजिटिव। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि रेट क्या होता है, मैंने बता दिया, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, तो मोल का चेंज हो रहा है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग चेंजिंग क्वांटिटी कंसंट्रेशन को अज्यूम करके चलते हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन आपने पढ़ा है, मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। नॉर्मलिटी, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंट डब्ल्यू बाई बी, उसमें से कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। बट आपको पता है ना कि सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है कंसंट्रेशन में, मोलरिटी। इसीलिए कंसंट्रेशन में हम लोग किसको लेके चलते हैं बच्चों, मोलरिटी। अब एक चीज आप देखिए, मोलरिटी क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। अभी जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है
टाइम टी के बाद भी वही वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंजेस होने वाला तो नहीं है, लेकिन जो रिएक्टेंट का मोल है या प्रोडक्ट का मोल है उसके मोल में चेंजेस तो आ रहा है, तो चेंजेस आ रहा है तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो अभी भी मोल ही बदल रहा है, लेकिन मोल बदलने के वजह से कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। और बच्चों यहां हम लोग कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। तो चेंजिंग क्वांटिटी क्या हो गया, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, जैसे हमने नाम दिया एक्सलरेशन, तो हम लोग क्या बोले, डीवी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। क्लियर बच्चों। उसके बाद आप पढ़े होंगे चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन इज बट इंपल्स, एंड इंपल्स से क्या होता है, फोर्स होता है। बोलो, पढ़े हो ना। तो ये कैसे आ रहा है, ये भी रेट इन चेंज है। अब ये मोमेंटम क्या होता है, एम बी, तो ऐसा लिख सकते हैं एम बी टू माइनस एम बी वन डिवाइड बाई टी। अरे एम कॉमन हो गया, बी टू माइनस बी वन बाई टी क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। एम ए क्या हो गया बच्चों, फोर्स हो गया, इसी को इंपल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें रेट से रिलेटेड, ठीक है। अब बात ये है मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, कि रेट कभी भी निगेटिव नहीं आता, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये बात अपने दिमाग में फिट कर लेना। अब देखिए, जब भी आप रेट निकालते हैं तो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू क्या, आपका टाइम, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन का चेंज हो रहा है तो मान लो डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो रहा है तो डेल एस बाई डेल टी, या फिर अगर आप चेंज करा रहे हैं, चेंजिंग क्वांटिटी है मान लो वेलोसिटी, तो डेल बी बाय डेल टी, ठीक है। तो ये डेल डेल कैसे निकलता है, फाइनल माइनस क्या, इनिशियल, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज व्हाट, डेल्टा एस, है ना। और ये डेल्टा भी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय व्हाट, डेल्टा टी। तो आ जाएगा अपने पास। ओके बच्चों, बच्चों क्लियर है, बोलो। अंकिता आजा, फर्स्ट डे आए हो हमारी क्लास में, कोई नहीं, चलो ठीक है, अब रेगुलर रहना। ये आ गया डेल बी बाई डेल टी। अब मेरी बात सुनो, जो हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इस रेट में चेंजिंग क्वांटिटी क्या है, कंसंट्रेशन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन क्या, टाइम, ठीक है। अब चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस क्या, आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा ना, होगा। और अब एक बात देखिए, एक बात आप देखिए क्या होता है ना, कि जब रिएक्टेंट जाता है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट जाता है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और इसका इंक्रीज होता है। मान लो टाइम t1 से स्टार्ट करके t2 पे गए, कितना टाइम का यूज हुआ, डेल्टा टी का, t2 माइनस t1 के बराबर। अब अगर रेट हम निकाले रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो डेल सी ऑफ रिएक्टेंट बाय डेल टी, तो डेल सी आर क्या, आपका फाइनल माइनस इनिशियल, तो मान लो इसका C1 है, ये C2 है। आप एक बात खुद ही समझ के चलो बच्चों, कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उस केस में C2 क्या हो जाएगा, लेस देन C1, मतलब इसमें से कुछ अमाउंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो जो रिमेनिंग हो क्या, आपका C2, बट दिस C2 इज व्हाट, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा कैसे निकलता है, फाइनल माइनस क्या, आपका इनिशियल, और डिवाइड बाय क्या, आपका डेल्टा टी। तो डेल्टा टी तो आपका पॉजिटिव है बच्चों, बट यहां से देखिए, ये जो C2 है वो मैग्नीट्यूड वाइज कम है कंपेरेबल टू C1, तो यहां से वैल्यू कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो रेट तो निगेटिव आ गया। तो अब मैंने आपको क्या बताया, कि रेट कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब गलत डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है बच्चों, कि यहाँ पे रेट तो निगेटिव नहीं होता। तो अगर रेट निगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव बनाने के लिए पहले से एक माइनस मल्टीप्लाई करके रखना पड़ेगा, यहीं पे माइनस रखना पड़ेगा,
तो दिस इज इसके बराबर जाएगा, तो माइनस ऑफ डेल्टा सी आर इक्वल डेल्टा टी माइनस ऑफ डेल सी बाय डेल टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 माइनस C2 डिवाइड बाय डेल टी। कैसे, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब देखो ये वैल्यू कैसे जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया किसका, रिएक्टेंट का। ठीक है, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन। तो सीधा बात ये बताएगा कि समय के साथ कंज्यूम हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, कंज्यूमशन का रेट बताएगा, डिसअपियरेंस का रेट बताएगा। तो माइनस साइन हम अपने मर्जी से लगाते हैं, क्योंकि रेट कभी भी निगेटिव नहीं होता, इस वजह से। ओके, और कोई बात नहीं है, समझ गए, और कोई भी बात नहीं है। क्लियर बच्चों, क्लियर, गिव मी आंसर प्लीज। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये बेसिक बात है कि कभी भी इस माइनस को मैथमेटिक्स की तरह ट्रीट ना करना, और ऐसा मत करना कि डेल्टा सी बाय डेल्टा टी का वैल्यू मान लो कुछ आया प्लस में एक्स, तो माइनस को हम इधर भेज देंगे तो आ जाएगा डेल्टा सी बाय डेल्टा टी इक्वल टू माइनस। ये नहीं करना है आपको, क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा, रिएक्टेंट के साथ क्या जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस लेंगे तभी नेट वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। और इस माइनस से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, माइनस सिर्फ बता रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस के बारे में। ठीक है, ये पूरा मिला के रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट होता है, माइनस साइन को इंक्लूड करते हुए। अब सेम चीज अगर आप प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकाले, तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या आपका C2 माइनस C1, और C1 उसका क्या था 0, और डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब बताओ बच्चों, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा साइन रहेगा, प्लस का साइन। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट में प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करो, रिएक्टेंट में नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करो, बिकॉज रेट जो है ना। सो सारा कंडीशन यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। क्या बच्चों यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ बात आपको, कोई प्रॉब्लम हो तो बताते जाना, फटाफट फटाफट बताते जाना। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता दूं बच्चों, इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो है फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन पहले पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, किस किस बात पे डिपेंड करता है। दूसरा बच्चों रेट लाइफ एक्सप्रेशन, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, है ना, ऑर्डर को डिटरमाइन करने का मेथड क्या है ना। फिर आगे भी कंडीशन बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बेस पे ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो इसमें से जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, एक बार आपको ट्रैक पे मैं ला दूं, है ना, उसके बाद जो भी कुछ है उसको जल्दी जल्दी बता दूंगा, हो जाए क्लियर। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है, एक बात मैं बता दूं, किसी भी रिएक्शन में तीन टाइप से रेट को हम लोग बोलेंगे। एक बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, एक बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट, और एक बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा उसके बनने के रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के कंज्यूम होने का भी अपना एक इंडिविजुअल रेट होता है, और बच्चों एक ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन भी होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि रेट क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, कि रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड फॉर केमिकल रिएक्शन चेंजिंग क्वांटिटीज कंसंट्रेशन ऑब्लिक प्रेशर। या तो हम लोग चेंजिंग क्वांटिटी को कंसंट्रेशन को लेके चलेंगे, या फिर प्रेशर को लेके चलेंगे, क्योंकि पी भी इक्वल टू क्या होता है nRT। तो P इक्वल टू क्या आपका N बाई V इंटू क्या आपका RT। तो कंसंट्रेशन के बदले रख सकते हैं P बाय RT, तो प्रेशर के टर्म्स में भी हम रख सकते हैं इसलिए। ठीक है, अब बच्चों हम रिएक्शन को उसके रेट के बेसिस में तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, जो बहुत फास्ट हो, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रिएक्शन गोज कंप्लीटेड। जैसे आयोनिक रिएक्शन, NaCl और AgNO3 हमने लिया, ये रिएक्ट करके बना लेगा AgCl का प्रिसिपिटेट PPT और प्लस NaNO3। ठीक है, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स क्या आपका AgCl PPT एंड क्या आपका NaNO3। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये कंडीशन को ध्यान रखना, ये सिचुएशन को ध्यान रखना
NaCl प्लस AgNO3 गिव्स व्हाट AgCl एंड साथ में क्या आपका NaNO3, तो ये प्रेसिपिटेट बन रहा है। अब ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट है। बोलोगे सर क्यों? ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता बच्चों। आयनिक बॉन्ड is not a bond, simply electrostatic force of attraction between two opposite charge ion. Okay, कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं होता यहाँ पे। आयनिक बॉन्ड ऐसे फालतू में बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड होता ही नहीं है। सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू अपोजिट चार्ज आयन, बस, और कुछ भी नहीं है। तो बच्चों ये आयन का सिर्फ एक्सचेंज करता है, तो यहाँ ना तो बॉन्ड टूटना हो रहा है और ना बॉन्ड बन रहा है। सो इस प्रोसेस में कोई टाइम नहीं लगता, बहुत फास्ट होता है। तो इस टाइप के रिएक्शन का रेट मेजर कर पाना बच्चों पॉसिबल नहीं होता। इस टाइप के रिएक्शन को केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग नहीं पढ़ते। दूसरा है बच्चों वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, मतलब इतना स्लो है कि मान लो मैं मेजर करने बैठा, सपोज इंटरनेशनल स्टार रूम है और मैं मेजर करने बैठा किसी रिएक्शन का रेट और वो बहुत स्लो है, तो मैं समझ बूढ़ा हो गया, हमारी एज 85 ईयर हो गई, लेकिन वो रिएक्शन का टस से मस हमको नहीं दिखा, कोई भी चेंजेस हमको नहीं दिखा। मतलब जो सालों साल युगों युगों तक चले, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी स्लो रिएक्शन, या बहुत बहुत स्लो, बहुत स्लो। जैसे सपोज स्कूटी आप परचेज करके लाए, न्यू स्कूटी, तो देखते एकदम नया नया चमक रहा होता है, रोज रोज देखो तो चमकता ही दिखेगा, लेकिन आप छोड़ दो, एक साल बाद देखो तो देखेंगे कि रस्टिंग हो जाता है नीचे कहीं कहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि रस्टिंग इज व्हाट वेरी स्लो प्रोसेस, धीरे 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 होता है। तो बच्चों जो रिएक्शन बहुत स्लो है उसके रेट को मेजर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत स्लो होता है। दूसरा बच्चों मॉडरेट रिएक्शन, मतलब लास्ट मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन जो ना तो बहुत स्लो होगा और ना ही बहुत फास्ट होगा। ठीक है, ना तो बहुत स्लो होगा और ना ही बहुत फास्ट होगा। ओके बच्चों, एक मॉडरेट रिएक्शन है जो एक सर्टेन टाइम इंटरवल में, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल में कंप्लीट होगा। ठीक है, रिएक्शन which require finite time for their completion which can be measured practically, जिसको प्रैक्टिकली मेजर किया जाता है। अब इसमें कौन आता है बच्चों? तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, दैट इज जैसे N2 आया 3H2 से रिएक्ट किया और ट्वाइस ऑफ NH3 बना, तो इस रिएक्शन का रेट निकालना संभव है। ठीक है, अब N2 में क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N, H2 में H सिंगल बॉन्ड H। तो देखिए पहले ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, तो ओल्ड बॉन्ड आर ब्रोकन, तो यहां से नाइट्रोजन फ्री हुआ और यहां से हाइड्रोजन फ्री हुआ, तो अब जाके फिर NH के साथ एसोसिएटेड होगा, तो यहां से NH3 का फॉर्मेशन, तो ओल्ड बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म। तो इसमें एक सर्टेन टाइम इंटरवल यूज हो रहा है, टाइम रिक्वायर्ड है। तो बच्चों इस वजह से हम क्या कहते हैं कि नहीं भैया जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस टाइप के मॉडरेट रिएक्शन का निकालना संभव है। ओके, तो ये बात बच्चों याद रखना। ठीक है, अब मैं एक बात और बताता हूं जो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है, जो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन में आप पढ़े होंगे, जिसमें बच्चों को जाता है बहुत ज्यादा दिक्कत। ठीक है, लेकिन आपको नहीं जाना चाहिए। एक बात मैं बता दूं माय डियर स्टूडेंट, ये एरो है जो सेपरेट कर रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। जब हम पेन पेपर में या व्हाइट बोर्ड में या कहीं भी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये एरो बताता है भैया इधर वाला रिएक्टेंट और इधर वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, तो एक बात समझ लो कि कौन कितना रिएक्ट करेगा और कौन कितना बनेगा, उसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो होता है अल्फा, दूसरा इन टर्म्स ऑफ एक्स। मैं आपको एक्स के टर्म्स में बताता हूं। एक बात हमेशा याद रखना कि एक्स हो, वाई हो, जेड हो, जो भी हो, जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो तब तक यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब जीरो। ओके, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हो तो मूवमेंट यहाँ पे क्या है? जीरो, मतलब इनिशियल टाइम पे यहाँ जीरो और फाइनल टाइम पे यहाँ पे मूवमेंट क्या होगा बच्चों? एक्स। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस एरो से डिसाइड होता है, मतलब जीरो से एक्स पहुंचा टाइम इंटरवल टी में, तो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा? dx by dt। दिस dx by dt is known as what? Rate of reaction। Okay my dear student, dx by dt
इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब एक बात आप समझ ले, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। अब आगे एक चीज और समझ लीजिए कि ये रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही रिएक्शन को डील कर रहा होता है। अब कौन कितना रिएक्ट करेगा, कौन कितना बनेगा, ये सब एक से पता चलेगा। एक बात आप समझ ले बच्चों, अगर रिएक्ट कर रहा है तो समय के साथ वो डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट बन रहा है तो समय के साथ इंक्रीज होगा। अब कितना बनेगा ये बात मैं समझा देता हूं। अगर कोफिशिएंट 1 है तो यहां से एरो में x मूव कर रहा है तो ये भी आउटपुट x ही मिलेगा। अगर कोफिशिएंट 2 है तो 2x मिलेगा, 3 है तो 3x, 4 है तो 4x, 5 है तो 5x, n है तो nx। मेरे बोलने का मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट कि जो यहाँ प्रोडक्ट है उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई रहता है उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, और उसी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बेसिस पे ये पता चल पाएगा कि वो कितना बन रहा है। यहां से आउटपुट हमेशा x मिलेगा, फिर यहाँ का कोफिशिएंट कुछ भी हो, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, तो अब सुन लो, एरो में x मूव कर रहा है, कोफिशिएंट अगर 1 है तो क्या बनेगा x, 2 है तो 2x, 3 है तो 3x, 4 है तो 4x, 5 है तो 5x, n है तो nx। ठीक है, और ये तो प्लस हो रहा है, बन रहा है ना। और इधर रिएक्टेंट अगर कोफिशिएंट 1 है उससे कितना बाहर जाएगा, x। अगर 2 है तो 2x, 3 है तो 3x बाहर जाएगा, 4 है तो 4x बाहर जाएगा, 5x है तो 5x बाहर जाएगा, और n है तो कितना बाहर जाएगा बच्चों, nx बाहर जाएगा। क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्या आप हमारी भावनाओं को समझ पा रहे हो? मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अब आप एक चीज देखिए, अगर आपको ये पता रहे ना कि कौन कितना रिएक्ट करेगा, कौन कितना बनेगा, तो आप स्टोइकियोमेट्री लगा सकते हैं बहुत इजीली, और कोई दिक्कत आपको जाने वाला नहीं है। बच्चों ये जो x है ये कंसंट्रेशन है, मोल बाय वॉल्यूम। ठीक है, समझ रहे हो? चलिए बताइए, क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों? एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए। अंकिता, सही में पहली बार आए हो आप क्लास में? जो बॉयज लोग सो गया है क्या जी? कसार, अनुज, सर्वेश का मैसेज आया है, आयुष, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आगे कंडीशन में बताता हूं। बोलो मृणाल, क्योंकि ए से मान लीजिए बी पे जा रहा है, फर्स्ट केस है ये। सेकेंड केस मान लो 2A से जा रहा है 3B पे। ठीक है, फोर्थ थर्ड केस मान लो 2A प्लस 3B रिएक्ट टू फॉर्म 5C प्लस 3D। ठीक है, ये काफी है बताने के लिए। अब देखो, यहां देखो सीधी बात, टाइम टिकल टू 0 पे इसके इनिशियल कंसंट्रेशन है नॉट, और ये 0, तो टाइम टिकल टू t पे क्या होगा, तो बच्चों एरो में मूव करेगा x, तो ये रिएक्टेंट है तो क्या होगा, कम होगा, नॉट माइनस कोफिशिएंट कितना है 1 है, क्या माइनस होगा x। जादू, इसको बोलते हैं जादू, आर के टेक्निक का जादू। यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1, तो कितना बनेगा x, इसको बोलते हैं जादू। यहाँ देखो, यहाँ भी एरो में क्या मूव करेगा, x या y या z, जो करवाना करवा दो। इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम इक्वल टू 0 पे कितना a नॉट, और ये 0, टाइम इक्वल टू t पे ये कितना a नॉट माइनस, इसका कोफिशिएंट कितना है बच्चों 3, क्या माइनस करोगे 3x, और इसका कोफिशिएंट भी कितना है, मान लो 4 बना देते हैं, कितना बन जाएगा ये 4x। बच्चों क्या आपको ये जादू जादू समझ में आया है? मजा आ रहा है ये चीज देख के? क्योंकि ऐसा नहीं है, सभी को नहीं आता ये चीज में, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत जाता है, क्योंकि मैं खुद जब 11 12 में पढ़ता था मुझे ये नहीं समझ में आता था, बहुत दिक्कत होता था। मान लो एरो पे x मूव कर रहा है, ये टाइम टी इक्वल टू 0 पे कितना है, ये a नॉट और ये b नॉट। ठीक है, और ये 0 0 क्योंकि प्रोडक्ट है,
तो टाइम इक्वल टू टी पे जाएगा ए नॉट माइनस, देखो रिपीट, देखो सुनो से सीधी सीधी बात, एरो में हमेशा मूव करेगा एक वेरिएबल, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, जो भी हो, ठीक है, कोफिशिएंट उसमें वन ही रहेगा, कुछ भी हो। अब ये रिएक्टेंट से बाहर जाता है तो कितना जाएगा, तो जो उसका कोफिशिएंट है उसमें इस एक्स को मल्टीप्लाई करो उतना डिक्रीज होगा बस। और प्रोडक्ट में कोफिशिएंट के साथ एक्स मल्टीप्लाई करो, तो देखो जरा यहाँ कोफिशिएंट कितना है 2, ए नॉट माइनस क्या कर देंगे 2x, और यहाँ पे बी नॉट माइनस क्या कर देंगे 3x, और ये कितना बनेगा 5x, और ये कितना बनेगा 3x। क्या आप लोगों को ये जादू समझ में आया? अब एक बात मैं बता दूं बच्चों देखना कहीं तुम लोग मेरे फैन ना हो जाओ पढ़ते पढ़ते मुझसे। जो dx बाई dt है इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, समझ गए? इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। सीधा बात बता दिए कि जो सभी में कॉमन हो, जो एरो के ऊपर मूव करे, उसके चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो याद रखना बच्चों की dx बाई dt इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, समझ रहे हो? अब एक बात आप जान लीजिए, ये जो कंसंट्रेशन है वो किसका है, ए का, किस टाइम पे, टी पे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AT, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू व्हाट, AT, एंड ए नॉट मतलब कंसंट्रेशन इनिशियल, ठीक है बच्चों। इसको लिख सकते हैं BT मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी इज इक्वल टू व्हाट, x, ठीक है। अब एक बात सुन लो, हमें बताने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, और ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी। बच्चों अपना आप लोग ध्यान रखना, कहीं मेरे फैन ना हो जाओ आप लोग, जिस क्लास में पढ़ाता हूं बच्चे फैन हो जाते हैं हमारे, ठीक है। चलो इधर देखो, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, या फिर इसको बोलो रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ ए, या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। इसमें लिखेंगे बच्चों सीधी बात कि डिक्रीज हो रहा है, ए नॉट से कहां जा रहा है, ए नॉट माइनस एक्स पे, तो जब डिक्रीज होता है तो उसके रेट में क्या लगाते हैं, साइन माइनस, ठीक है, क्योंकि AT इज व्हाट, लेस देन ए नॉट, और हम डेल्टा कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, और AT फाइनल है, ठीक है। तो लिखते वक्त ऐसे लिखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए ऐसा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम, उसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दी, और डेल्टा ए का वैल्यू क्या, AT माइनस ए नॉट बाय डेल्टा टी। अब AT का वैल्यू कितना माय डियर स्टूडेंट, देखो AT का वैल्यू कितना है, ए नॉट माइनस एक्स एंड माइनस ऑफ ए नॉट, काट दो, और डिवाइड बाय डेल्टा टी कितना हो जाएगा, टी के बराबर, तो कितना आ गया बच्चों, एक्स बाई टी। क्या आ गया, एक्स बाई टी आ गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर है ना? तो ये चीज हो गया, तो ये आ गया क्या आपका रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। सेम ऐसे अगर बी का निकाले, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आपका, प्लस डेल्टा टी बाय क्या आपका, डेल्टा टी, तो सेम ऐसे कर देंगे प्लस डेल्टा बी, तो बी टी माइनस बी नॉट, तो क्या आपका एक्स माइनस 0 बाय क्या आपका टी, तो ये क्या आ गया, एक्स बाई टी आ गया। तो अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन भी आ गया क्या आपका, एक्स बाई टी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए भी क्या आ गया, एक्स बाई टी,